द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी सिफारिशी चिट्ठी। पुनर्वास मंत्रालय का क्लर्क त्रिलोकीनाथ खाने की छुट्टी के समय कुछ एक अन्य क्लर्कों के साथ दफ्तर के सामने खड़ा चाट खा रहा था, जब एक छोटी सी घटना घटी जो एक क्लर्क की जिंदगी में सालों में एक आध बार ही घटती है। उसे किसी बड़े आदमी ने पहचान लिया। पहचाना ही नहीं, बगलगीर भी हुआ। बगलगीर ही नहीं, पूरे 5 मिनट तक त्रिलोकी बाबू के कंधे पर हाथ रखे बतियाता भी रहा, मुस्कुराता भी रहा, और जब मोटर में बैठकर जाने लगा तो अपनी नोटबुक निकालकर त्रिलोकी बाबू का नाम पता भी लिखकर ले गया। लोग कहते हैं आदमी बदलता है, दुनिया नहीं बदलती, पर यह गलत है। खड़े खड़े त्रिलोकी बाबू की आंखों के सामने दुनिया बदल गई। धूप खिल उठी, आकाश खिल उठा। सड़क पर आते जाते लोगों की चहल पहल में मेले का सा समा बंध गया। लोग कहते हैं इंसान हवा में उड़ नहीं सकता, पर बाबू त्रिलोकीनाथ को पंख लग गई। जब लौटकर दफ्तर की ओर आया तो सचमुच मन हवा में तैर रहा था। ईर्ष्या भरी आंखों की 10 जोड़ियां उसके बड़प्पन को निहार रही थी। और तो और खिड़की में खड़े सुपरिटेंडेंट ने भी देख लिया कि त्रिलोकी बाबू कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बड़े बड़ों से हाथ मिलाने की हैसियत रखता है। सोमवार का दिन था और दफ्तर का काम खत्म हुआ जाता था। बाबू त्रिलोकीनाथ इठलाता हुआ सा दफ्तर में पहुंचा। तैरती नजर से उसने अपनी फाइलों की ओर देखा। तैरती नजर से ही आसपास बैठे क्लर्कों को भी देखा, जो सहसा बोने हो गए थे और जो अभी भी त्रिलोकी बाबू की ओर देखे जा रहे थे। त्रिलोकी बाबू मेज पर बैठे, पर बैठा ना गया। फाइलें खोली, पर उस पर से आंखें फिसल फिसल जाती। दफ्तर की किसी बात पर मन ही ना टिकता था और दिल था कि बराबर कोई धुन बजाए चला जा रहा था। शाम होते होते त्रिलोकी बाबू कुछ धरती पर उतरे, पर दिल में मीठी मीठी धूप अभी भी खिल रही थी। घर पहुंचे तो दरवाजे पर कुंतो मिली। कुंतो उनकी पत्नी थी। 3 बच्चों की मां होने के बावजूद उसकी आंखें चमकती थी और घुंघराले बालों की एक आध लट माथे पर सदा झूलती रहती थी। अरे सुबह डिब्बा ले जाते तो लौटते हुए वनस्पति तो लेते आते, त्रिलोकी ने ढाढ़स बंधाते हुए कुंतो की कोहनी पर हाथ रखा। अनहोनी बात। त्रिलोकी दफ्तर से लौटकर सीधे मुंह कभी बात नहीं करता था, और तो और कुंतो को पति की मूंछों के नीचे एक फरफराती सी मुस्कुराहट भी नजर आई। कौन से खन्ना साहब? भाई वे जो शिक्षा विभाग में डायरेक्टर हुआ करते थे, अब रिटायर हो गए हैं। किसी जमाने में मेरे प्रोफेसर रह चुके हैं। कुंतो क्षण भर के लिए पति के चेहरे की ओर देखती रही, फिर धीरे से बोली, सुबह डिब्बा ले गए होते तो घर में वनस्पति तो होता। इस वक्त तो दाल छोंकने के लिए भी घर में घी नहीं है। और उठकर रसोई घर की ओर जाने लगी। तुम भागी कहाँ जा रही हो? अरे खन्ना साहब सेक्रेटरी से मेरी सिफारिश करने जा रहे हैं। आज हमारे दफ्तर ही आए थे और नोटबुक में मेरा नाम पता भी लिख लिया है। कहने लगे तुम्हें तरक्की जरूर मिलनी चाहिए। कुंतो ने चलते हुए ही मुड़कर देखा और बोली, जब करेंगे तो देखा जाएगा, अभी से क्यों नाचने लगूं? और रसोई घर की ओर बढ़ गई। त्रिलोकी कहता गया, बड़े प्यार से मिले, मुझे पहचानते ही बगलगीर हो गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं 14 साल से क्लर्की कर रहा हूं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस पर कुंतो हंस पड़ी और रसोई घर के दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। सच? आंसू आ गए? हाँ, तो उनकी आंखें नम हो रही थी। वे मेरे प्रोफेसर रह चुके हैं ना। कहने लगे तुम जैसा होनहार 14 साल से क्लर्की में बैठा है। मैं अपने जमाने में कॉलेज का सबसे अच्छा विद्यार्थी हुआ करता था। मैं जानती हूँ। कुंतो बीच में ही बोल उठी, तुमने मेडल जीता, हॉकी के कप्तान रहे, लखनऊ में डिबेट में बोलने गए, पर कप नहीं जीत पाए क्योंकि जज तुम्हारा मौसेरा भाई निकल आया। क्या यह सब मैं नहीं जानती? और बात पूरी करती हुई
वे फिर मुड़कर रसोई घर में चली गई। वनस्पति के बिना खाना क्या बनता। कुंतो ने चावल उबाले, दाल चढ़ाई और बिना उसे छोके चावलों में मिलाकर तीनों बच्चों को खिला दी। पर जब बच्चे सो गए और पति पत्नी अपने अपने बिस्तर पर लेट गए तो कुंतो का दिल मचल उठा। सिर के नीचे दोनों हाथ रखे वे चमकती काली आंखों से देर तक छत को ताकती रही। काफी देर बाद उसे हल्की सी झपकी आई तो लगा जैसे रसोई घर में दाल छोकी जा रही है और खालिस घी की महक सारे घर में फैल रही है। कुंतो ने करवट बदली। उसे लगा जैसे उसकी बड़ी बेटी झूला झूल रही है। उसने सफ़ेद फ्रॉक पहन रखा है और उसके बालों में फूल लगे हैं। कुंतो फिर आंखें खोलकर छत को ताकने लगी। क्यों जी, जागते हो? त्रिलोकी भी अपने गंजे सिर के नीचे दोनों हाथ बांधे छत की ओर ताक रहा था और देर से अपनी उधेड़ बुन में खोया हुआ था। बीवी की आवाज़ सुनकर चुप बना लेटा रहा। क्यों जी, सो रहे हो? क्या है कुंतो, तुमने मुझे जगा दिया। क्यों जी, क्या सचमुच तुम्हारी तरक्की होने जा रही है? देखें क्या होता है, इतना आसान तो नहीं है, मगर आजकल सिफारिश के बिना कौन सा काम होता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुंतो फिर बोली, तुम अफसर भी तो लग सकते हो। रजनी का पति पहले क्लर्क ही था, अब वह बड़ा अफसर बना हुआ है। त्रिलोकी चुप रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कुंतो से ना रहा गया। उछलकर अपने बिस्तर में से निकली और पति के निकट चली गई। मुझे क्या दोगे जो तरक्की हो गई? उसने हंसकर पूछा। त्रिलोकी ने बुझी सी आवाज में जवाब दिया, जब तरक्की होगी तो देखा जाएगा कुंतो, ये काम इतने आसान थोड़े ही होते हैं। शाम के वक्त तो इतने चहक रहे थे, अब इतने गुमसुम क्यों हो गए हो? मैं कुछ तुमसे मांगती तो नहीं। त्रिलोकी फिर भी चुपचाप लेटा रहा, पर कुंतो की उत्तेजित कल्पना अभी भी तरह तरह के ताने बाने बुने जा रही थी। तुम रिश्वत भी लोगे ना? क्लर्की में से तो निकला नहीं हूं कुंतो, तुम्हें रिश्वत की सूझ रही है? इसमें बुरा क्या है? आजकल सभी रिश्वत लेते हैं। ऊपर की आमदनी का अपना रोब होता है। खुद मांगने नहीं जाना, पर कोई दे दे तो इनकार भी ना करना। त्रिलोकी ने पत्नी की ओर से पीठ फेर ली। कुंतो फिर भी बोलती गई। मैं गार्गी का दहेज अभी से तैयार करने लगूंगी। कुंतो ने बुदबुदाते हुए कहा, जल्दी में चीज कभी अच्छी नहीं बनती, धीरे धीरे चीजें लेती रहूंगी। पति की पीठ के पीछे लेटे लेटे कुंतो त्रिलोकी के गंजे सिर को धीरे धीरे सहलाती और बुदबुदाती रही। पर मुझे अमीर औरतें अच्छी नहीं लगती, बहुत मुटिया जाती हैं और उठती बैठती सारा वक्त डकार मारती रहती हैं। मैं मोटी नहीं होंगी, तुम्हारा सारा काम मैं अपने हाथ से करूंगी, खातिर जमा रखो। पति को फिर भी गुमसुम पाकर कुंतो तुनक कर बोली, तुम भी कैसे रूखे आदमी हो जी, मैं खुद चलकर तुम्हारे बिस्तर में आई हूं और तुम हो कि सीधे मुंह बात भी नहीं करते। फिर हंसकर कहने लगी, अभी से मेरे साथ अफसरी करने लगे हो। सहसा कुंतो को पछतावा होने लगा। बिस्तर में से झट से उठ बैठी। हाय, मैं भी कैसी पापिन हूं, यूं ही बके जा रही हूं। तुम्हारी तरक्की हो जाए तो पहली तनख्वाह में से तो मैं प्रसाद बांटूंगी, दुर्गा माई को भोग लगाऊंगी। कहते हुए कुंतो उठी और अंगीठी पर रखी दुर्गा माता की मूर्ति के सामने बार बार सिर नवाने लगी। दुर्गा माता, मैं सबसे पहले तुम्हें भोग लगाऊंगी। मैं बहुत बकती रहती हूँ, पर दिल की बुरी नहीं हूँ। दुर्गा माई, मैं किसी का बुरा नहीं चेतती। मैं सबसे पहले तुम्हारी सेवा करूंगी। मुझे माफ करना दुर्गा माई, तुम तो इस घर की बड़ी हो, हम सबकी माँ हो। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मुंह से बातें निकल जाती हैं। और कुंतो ने हाथ जोड़े, आंखें बंद कर एक बार फिर दुर्गा माई के सामने माथा नवाया और सीधी अपनी खाट पर लौट आई और उसकी आंखें फिर छत को ताकने लगी। उधर त्रिलोकी दूर की सोचों में डूबा हुआ था और अधिकाधिक गहरा डूबता जा रहा था। छत को ताकते हुए उसे भी झपकी आ गई और उसने देखा कि सेक्रेटेरिएट के लंबे गलियारे में
कोई चपरासी उसकी फाइल बगल में दबाए भागा जा रहा है। त्रिलोकी उसे बुलाता है पर वे रुकता नहीं और देखते ही देखते गलियारे के असंख्य दरवाजों में से किसी एक दरवाजे में से वे निकलकर चंपत हो जाता है और सारा सेक्रेटेरिएट एक भूल भुलैया बन गया है। त्रिलोकी उसमें से निकलने की कोशिश अभी कर ही रहा था जब एक झटके से उसकी नींद खुल गई और वे हाफता हुआ फिर छत को ताकने लगा। थोड़ी देर बाद बोला, सो रही हो या जाग रही हो? कुंतो चुप रही, यह सोचकर कि त्रिलोकी यह न समझ बैठे कि वे छोटी सी तरक्की से इतनी उत्तेजित हो रही है। अभी तो बातें कर रही थी, अभी सो भी गई। क्या है, तुम सोने भी नहीं देते? मैं सोचता हूं कल मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा। पत्नी यह सुनते ही लपक कर उठ बैठी। क्यों भला? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे बहुत बनो नहीं, अब तरक्की होने जा रही है तो इन्हें दफ्तर ही जाना अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर चुप रहने के बाद त्रिलोकी फिर बोला, तुम समझती हो खन्ना साहब ने वे चिट्ठी लिख दी होगी? जो कहा है तो लिख ही दी होगी। सुनते ही त्रिलोकी का दिल एक सीढ़ी और नीचे उतर आया। मैं सोचता हूँ ये चिट्ठी लिखकर खन्ना साहब ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। वाह जी, वे तो तुम्हारी सिफारिश करें और तुम समझो कि ज्यादती कर रहे हैं। तुम दफ्तर के मामले नहीं समझती हो। सिफारिशी चिट्ठियों पर तरक्कियां मिलने लगे तो सभी क्लर्क अफसर बन जाएं। अब की कुंतो चुप रही। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि त्रिलोकी क्या कहे जा रहा है। त्रिलोकी ने ठंडी सांस ली और करवट बदल ली। इससे तो बात बिगड़ जाएगी, वह बुदबुदाया। बिगड़ेगी क्यों? मेरी तरक्की होगी तो बाकी क्लर्क क्या चुप बैठे रहेंगे? वे तो कल ही कानाफूसी करने लगे थे। मैं दफ्तर में लौटकर गया तो झट से चुप हो गई। कुंतो इस बात पर चुप हो गई। सुन रही हो? हाँ हाँ सुन रही हूँ। खन्ना साहब तो मेरी सिफारिश सेक्रेटरी से करेंगे, पर वह तो बहुत बड़ा अफसर है। मेरी लगाम तो मेरे सुपरिटेंडेंट के हाथ में रहती है, वे जरूर जल उठेगा। तुम इन छोटे अफसरों को नहीं जानती हो। वह डहा करने लगेगा और साल के आखिर में मेरी रिपोर्ट खराब कर देगा। अजी तुम बहुत चिंता ना किया करो, तरक्की मिले ना मिले तुम्हारी बला से। थोड़ी देर तक त्रिलोकी चुप रहा, फिर धीरे से बोला, खन्ना साहब ने बैठे बिठाए बखेड़ा खड़ा कर दिया। तरक्की तो होगी या नहीं, दफ्तर के बाकी लोग खामखा मेरे दुश्मन बन जाएंगे। अब डायरेक्टर के साथ मेरा परिचय कराने की क्या जरूरत थी? वे उन्हें नीचे छोड़ने आया था। घंटा भर मेरे कंधे पर हाथ रखे खुसफुस करते रहे। दफ्तर में जिसे मालूम नहीं था उसे भी पता चल गया। भूल मुझसे हुई। अगर मैं उन्हें देखकर पीठ मोड़ लेता तो वे मुझे पहचान ही नहीं पाते। ये बखेड़ा उठता ही नहीं। कुंतो बोल उठी, मैं कहती हूँ तुम डरा नहीं करो। तुम सबसे ज्यादा योग्य हो, अपने काम में सबसे आगे हो। अगर तुम्हारी ये डरने की आदत हट जाए तो तुम सोने के आदमी हो, सोने के। डर कौन रहा है? यूं ही वाहियात बातें करने लगी हो। कुंतो धीरे से बोली, मुझे छोड़कर तुम सबसे डरते हो और सच पूछो तो मुझसे भी डरते हो। पत्नी की आवाज में दृढ़ता का भास पाकर त्रिलोकी को आश्वासन हुआ। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी सुपरिटेंडेंट की कलम को रोक सकती है। अच्छा जाओ, अब जाकर सो रहो। कुछ करूँगा, ठीक कर लूँगा। तुम जाओ सो रहो। अजीब बात, बहुत मन को नहीं लगाया करो। अभी सो जाओ, सुबह तुम्हें काम पर जाना है। और कुंतो पति के बिस्तर में से उठाई और अपनी खाट पर जा लेटी। देर तक दोनों फिर छत को ताकते रहे। फिर धीरे धीरे कुंतो को हल्की हल्की झपकियां आने लगी। अच्छा अच्छा, अब चुप रहो। बीवियां होती हैं जिनसे आदमी कोई दिल की बात करता है, कोई सलाह मशविरा करता है। एक यह है कि बात बात पर उपदेश झाड़ने लगती है। कुंतो फिर हंसती हुई अपने बिस्तर में से निकली और पति के बिस्तर में जा पहुंची। नाराज हो गए? तुम बड़ी जल्दी रूठ जाते हो। हाय, तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हैं। अरे, और माथे पर पसीना आ रहा है। क्या बात है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं।
तुम जाओ, अपनी खाट पर जाकर सो रहो। मैं नहीं जाऊंगी। पहले बताओ क्या बात है? तुम क्यों उल्टी सीधी सोचा करते हो? खन्ना साहब ने चिट्ठी लिख दी तो कौन सा गुनाह कर दिया? तुम्हारे भले के लिए ही लिखी है। खुद कह रहे थे कि सिफारिश के बिना काम नहीं चलता। अब किसी ने पीठ पर हाथ रखा तो उल्टा बिगड़ने लगे हो। अगर सुपरिटेंडेंट ने देख लिया तो तुम्हारी बला से। अगर क्लर्क जलते हैं तो जलने दो, हमने किसी का ठेका ले रखा है। बात तो ठीक कहती हो, मैं यूं ही ज्यादा सोचने लगता हूँ। पर सुपरिटेंडेंट रिपोर्ट तो खराब कर सकता है। मेरी 14 साल की सर्विस धूल में मिला सकता है। क्यों मिला सकता है? खाला जी का घर है क्या? उल्टा वह तुमसे डरेगा, तुमसे खम खाएगा, जान लेगा कि बड़े अफसर तुम्हारी पीठ पर हैं। कोई घंटा भर बाद कुंतो हड़बड़ाकर जागी और पति की खाट की ओर देखा। त्रिलोकी के बिस्तर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पहले तो आश्वस्त हो गई कि त्रिलोकी सो गया होगा। फिर उसे लगा जैसे बिस्तर खाली है। वे झट से उठकर बैठ गई और अंधेरे में बाहर की ओर झांक कर देखा। त्रिलोकी बरामदे में खड़ा था, मेहराब से कंधा टिकाए हुए। फिर वे मेहराब पर से हट गया और टहलने लगा, पीठ के पीछे हाथ, गंजा सिर आगे की ओर झुका हुआ। प्रभात के झुटपुटे में अच्छा भला आदमी भी प्रेत लगने लगता है। हाय, इन्हें क्या हो गया है? भला ऐसे भी कोई बात दिल को लगा लेता है। कुंतो खाट पर से उतर आई और बरामदे में पहुंची। तुम्हें मेरे सिर की कसम, अंदर चलो। हुआ क्या है जो तुम इतने परेशान हो रहे हो? त्रिलोकी ठिठक गया। तुम नहीं जानती कुंतो, मुझे लगता है खन्ना साहब ने वे चिट्ठी लिख दी होगी और मेरा काम चौपट हो जाएगा। तुमने अपनी यह क्या हालत बना ली है? आखिर तुम्हें कोई नौकरी से निकाल तो नहीं रहा? अंदर चलो। मेरी 14 साल की सर्विस धूल में मिल जाएगी कुंतो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, तुम अंदर चलो। मेरा वास्ता सेक्रेटरी के साथ नहीं पड़ता, मेरा वास्ता सुपरिटेंडेंट के साथ पड़ता है। मेरी नकेल तो उसके हाथ में रहती है। और त्रिलोकी की आंखों के सामने फिर सुपरिटेंडेंट का चेहरा घूम गया। तुम बात को समझा करो कुंतो, दफ्तर में सभी काम फाइलों पर होते हैं। सेक्रेटरी ने जो ही मेरी फाइल मंगवाई कि सुपरिटेंडेंट को पता चल जाएगा। बल्कि जिस तरह वह मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा था, मुझे यकीन है उसे अभी से पता चल चुका है। सुपरिटेंडेंट चिढ़ गया है। वह दिल का अच्छा आदमी नहीं है। मुझसे यूं भी डहा करता है क्योंकि मैं उससे ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ। ये लोग जानबूझकर रिपोर्ट खराब कर देते हैं। अच्छा, तुम इस वक्त तो अंदर चलो, देखा जाएगा जो होगा। सुबह होने को आई है और तुम पल भर के लिए भी नहीं सो पाए। चलो अंदर। त्रिलोकी ने पत्नी का हाथ जोर से झटक दिया। तुम मुझे दम भी लेने दोगी या नहीं? दिन रात पीछे पड़ी रहती हो। जब से इस घर में आई हो, एक दिन चैन का नसीब नहीं हुआ। कुंतो धक से रह गई। फिर उसे अपनी बाहों में भरती हुई बोली, मुझे जो मन में आए कह लो, मगर अंदर चलो। घंटे 2 घंटे सो लो। देखो, रात भर बेचैन रहे हो। हटो जी, यह क्या मजाक है? त्रिलोकी ने अपने को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। फिर चुपचाप अंदर चला गया और सिसकी भरकर खाट पर लेट गया। पक्षी चहक रहे थे। आकाश में सुहावनी सुबह की लाली खिल चुकी थी और मीठी मीठी ठंडी हवा बह रही थी। जब त्रिलोकीनाथ खन्ना साहब के बंगले के बाहर खड़ा बार बार अंदर झांक रहा था और निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर चला जाए या वहीं खड़ा इंतजार करे। वह अभी सोच ही रहा था कि खन्ना साहब सुबह सैर के कपड़े पहने खंकारते हुए बाहर निकले। कौन है? अरे त्रिलोकी, तुम कब से यहाँ खड़े हो? आओ आओ अंदर चलो। फिर वहीं खड़े खड़े कहने लगे, माफ़ करना, मैं अभी चिट्ठी नहीं लिख पाया, कुछ काम आ पड़ा था, बीच में ही रह गई। मैं आज जरूर लिख दूंगा। त्रिलोकी ने पहली बार आंख उठाकर खन्ना साहब के चेहरे की ओर देखा। एक क्षण में ही मनोबोझ उसकी छाती पर से, कंधों पर से और सिर पर से उतर गया। नहीं नहीं,
नहीं नहीं खन्ना साहब, आप कष्ट न कीजिए। मुझे यूँ भी इस साल तरक्की मिल जाने की आशा है। मेरी सर्विस काफ़ी लंबी हो चुकी है सर। खन्ना साहब हतबुद्धि से त्रिलोकी के चेहरे की ओर देखने लगे। उन्हें आश्चर्य हुआ, कुछ गुस्सा भी आया कि इस क्लर्क ने मेरी सिफारिश को महत्व नहीं दिया, पर इस बात का इत्मीनान भी हुआ कि अनावश्यक उत्साह में जो चिट्ठी लिखने का वचन दे आए थे, उस पचड़े में से निकलने के लिए त्रिलोकी खुद चला आया था। हर्ज तो कोई नहीं था अगर लिख देता, मगर तुम अपने दफ्तर की बातों को मुझसे ज़्यादा समझते हो। जो ज़रूरत नहीं तो ना सही। हल्के डग भरता हुआ त्रिलोकी दफ्तर को चला। थोड़ी देर बाद ही सेक्रेटेरिएट के ऊंचे ऊंचे गुंबद आंखों के सामने आए, रोज की तरह आसमान से बातें करते हुए। क्लर्कों की भीड़ साइकिलों पर उनकी ओर बढ़े जा रही थी। बाबू त्रिलोकीनाथ के पांव धीरे धीरे फिर बोझिल होने लगे और मन फिर उधेड़ बुन में खोने लगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।